क्या आप भी लाखों और हज़ारों रुपए लगा के कोचिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए? आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि कहीं अगर मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर आपको नोट्स कैसे बनाना है, कैसे आपका 1 पेजर्स बनाना है, तो इसमें कन्फ्यूजन है। कैसे आपको चैट जीपीटी का यूज करना है, आपको कैसे प्रॉम्प्ट देना है कि चैट जीपीटी आपको एक टॉपर्स टाइप का आंसर दे, या फिर और भी कोई दिक्कत है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, लाखों लोग हर साल कोचिंग ज्वाइन करते हैं और सबको यही रहता है कि कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो बस अब मेरा सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन उन लाखों में से सिर्फ 1000 जो लोग हैं वही सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लोग प्रीलिम्स नहीं क्लियर करते हैं। जिनका प्रीलिम्स क्लियर होता है उन्हें पता ही नहीं है कि आंसर कैसे लिखना है। क्या है कि कोचिंग्स में आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए इतनी ढेर सारी चीज़ें, नोट्स और नॉलेज दी जाती हैं कि आप उस नॉलेज के अंबार में डूब जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि यूपीएससी में सिर्फ आपको हर पेपर के लिए 20 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हमारा मोटिव एक पीएचडी करके यहाँ पे हमें नॉलेज नहीं गेन करना है। हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट्स की, टॉपिक्स की, और हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए जो ये 20 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में उन्हें मैं अच्छे से लिख पाऊँ। इसी वजह से बहुत सारे लोग आपका आंसर राइटिंग और ये चीज़ें कोचिंग में नहीं बताते हैं और लोग 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट हो जाता है जिनको ये बेसिक पता ही नहीं होता है। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो अगर आप थोड़ा भी कहीं पे भी जंप करेंगे तो आप मिस कर जाएंगे पॉइंट को। और इसमें अगर आप चाहे बिगिनर हो, पहले दिन आपने यूपीएससी के लिए सोचा तैयारी करना है, या आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, या फिर आप इसी बार आपका मेंस देना है और आपको नोट्स नहीं बना है, कैसे आपको राइटिंग करनी है ये नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों को चैट जीपीटी का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो कि आपका $20 के आसपास में मिलेगा और वो अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास होगा। फ्री वर्जन भी है इसका चैट जीपीटी का, लेकिन वो आपको उतना यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 10 क्वेश्चन ही मात्र एंट्री करोगे, 10 क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, उतने में उसका डेली लिमिट हिट हो जाता है और बहुत ज़्यादा आप ट्रेन नहीं कर पाओगे कि आप उतना प्रॉम्प्ट नहीं दे पाओगे फ्री वर्जन में। इसीलिए आपको सिर्फ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है। अब GS1 के लिए मैं बताता हूँ। देखिए मैंने कैसे इसको प्रॉम्प्ट दिया था। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। GS1 ऑफ मेंस इंक्लूड सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी. I will ask question on these topics. You have to give me a structured answer, intro, body, conclusion, highlight important points, also integrate with examples, case studies, government schemes, or any other relevant facts to make the answer look good, and do follow it in all the question I will ask. तो आपने चैट जीपीटी को पूरा एक प्रॉम्प्ट दे दिया है कि भाई मैं इसमें ये चीज़ करूँगा और तुम्हें आंसर ऐसे देना है। तो अब GS1 का पहला क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद इसने कैसा आंसर दिया है। व्हाट वेयर द एटीट्यूड्स ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स टुवर्ड द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, व्हाट लेड टू देयर सो डाउन। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे इसने इंट्रोडक्शन दिया, बॉडी दिया, बॉडी में एटीट्यूड्स ऑफ मॉडरेट्स क्या क्या था, बिलीफ इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। आपको जो पढ़ना है सिर्फ ये मेन आपका हेडिंग ये पढ़ना है, बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस एंड फेयरनेस, और साथ में थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल, मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, क्या अचीव किए, एटीट्यूड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, उनका क्या था, बिलीफ इन डायरेक्ट एक्शन, दिस, और फिर उनका अचीवमेंट क्या था, फिर सो डाउन ऑफ एट सूरत में क्या हुआ था, उसके बाद आउटकम क्या था स्प्लिट का, और एक कंक्लूजन। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा था कि एटीट्यूड क्या था मॉडरेट का, एक्सट्रीमिस्ट का, और उनका सो डाउन सूरत में क्या कैसे हुआ, तो इसमें आपको ये पूरा आंसर दे दिया है कि यहाँ पे आपका एटीट्यूड मॉडरेट्स का, उस साथ में उसका
कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्या उनका अचीवमेंट था। तो ये एक आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हो रहा है। और सारे इसमें क्वेश्चन के पार्ट आपको पूरा इसको आंसर किया है इसने, और कंक्लूजन एक अच्छा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनालाइज ब्रीफली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स टू द ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में पूछा है। तो इसमें देखिए एक इंट्रोडक्शन है ना, और फिर उसके बाद इसमें देखिए बॉडी में क्या लिखा है, रिवाइवल ऑफ कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी। टॉपर्स की कॉपियाँ देखेंगे आप, ऐसे ही लिखते हैं वो। हेडिंग के अंदर आपका सब हेडिंग, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लोरियस पास्ट। एग्जाम्पल, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। इम्फेसिस ऑन कल्चरल यूनिटी। एग्जाम्पल, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सेकेंड, रेसिस्टेंस अगेंस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, उसके अंदर अपोजिशन टू मिशनरी एक्टिविटीज़, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंस, सबका एग्जाम्पल भी देखिए साथ में दिया हुआ। इंस्पिरेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म, उसमें इतना सारा एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ पे देखिए इसने सिर्फ ऐसे 3 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट के अंदर हर 2-2 सब हेडिंग दिया है, तो टोटल आपका 7 to 8 पॉइंट हुआ है। तो अगर आपका 15 मार्कर्स में ये आ जाएगा तो 7-8 पॉइंट्स सफिशिएंट नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि गिव मी सम मोर पॉइंट्स, तो फिर उसने एक्सपेंड किया। रिवाइवल ऑफ एंशियंट सिम्बल्स एंड कल्चरल आइकन, इंटीग्रेशन ऑफ फेस्टिवल, एडवोकेसी फॉर सोशल रिफॉर्म, राइज ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, प्रमोशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, फॉर्मेशन ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सबका एग्जाम्पल दिया है, सबका एग्जाम्पल दिया। अगर आपने ये क्वेश्चन लिख दिया जैसा इसमें आपको जो नोट्स होगा, आप सिर्फ इतना पढ़ोगे, नीचे का सब हेडिंग और उसका एक एग्जाम्पल, आपको सिर्फ ऐसा पढ़ना है, पूरा नहीं लिखना है। और ये आपका 15 मार्क्स में अगर आपने लिखा तो कम से कम इसमें 8 से 9 नंबर आपको पक्का मिलेगा। और यही आपको पूरे एग्ज़ाम में पूरे क्वेश्चन जितने GS 1 2 3 4 हैं सब में ऐसे ही करना है। अगर आप कुछ भी प्रॉम्प्ट दे रहे हो, आपको लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं है, तो आप उसको फिर से नेक्स्ट वाले में बोलिए। फिर यहाँ पे देखिए ये आंसर बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने लिखा गुड, नाउ फॉलो दिस पैटर्न फॉर ऑल द क्वेश्चन। मतलब अभी तक जो तुमने 3-4 पॉइंट दिए थे, अभी मुझे सिर्फ 3-4 पॉइंट नहीं, मुझे 10 पॉइंट चाहिए। 10 पॉइंट के अंदर मुझे 2-2 हेडिंग चाहिए। तो अब वो जितने भी क्वेश्चन आप पूछोगे उसके लिए वो अच्छे से आंसर देगा। आप एक और देख लीजिए, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज साइंड विदाउट रिगार्ड फॉर इट्स कॉन्सिक्वेंस, इल्यूसिडेट। अब इसमें लखनऊ पैक्ट के बारे में पूछा है कि बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के वैसे ही साइन कर दिया गया था। तो अब इसमें देखिए इंट्रोडक्शन, बॉडी में क्या दिया है, बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट। एक बार थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना पड़ेगा। यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, वार टाइम पॉलिटिकल क्लाइमेट, इमरजेंस ऑफ शेयर्ड प्लेटफॉर्म, प्रोविजन क्या था उसका, वो सेपरेट इलेक्टोरेट सीट रिजर्वेशन, ये उसका इमीडिएट बेनिफिट क्या हुआ, ये। अब उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस वो क्या क्या था, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, उसका एग्जाम्पल दिया है। एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, कांग्रेस कंप्रोमाइज ऑन सेकुलर प्रिंसिपल, उसका क्रिटिसिज्म दिया है। ये आपका पूरा एकदम परफेक्ट नोट्स बनेगा। सिर्फ आप, अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो इसको सिर्फ यहाँ से आपका PDF में कन्वर्ट होकर आप प्रिंट आउट भी करा सकते हो। अगर आपको नोट्स में नहीं लिखना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हो। आपका जो मोबाइल है, टैब है या फिर लैपटॉप है, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। तो ये एकदम परफेक्ट आंसर, जितना आपको ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए सिर्फ उतना ही, और ये एकदम फोकस्ड वे ऑफ स्टडी है। यहाँ से आप जब भी लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये हमें पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है। कुछ भी आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे इसके बाद, तो आप यहाँ से सिर्फ वैल्यू ऐड करना है आपको नोट्स में। इसमें ये हो गया आपका, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। नीचे मैं आपको आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन दिखाता हूँ कि मतलब उसमें भी कैसे होता है। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आंसर उतना अच्छा नहीं है तो आप उसी के नीचे जस्ट कमांड में बोल दीजिए कि भाई मुझे इसमें और पॉइंट चाहिए, इसमें कुछ करंट अफेयर ऐड कर दो। ये आपको ट्रेन करना होता है, ये AI है, आप इसको ट्रेन कर देंगे। इसके पास दुनिया भर का जितना वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, जितना कुछ डाटा है सब इसके पास है। आप सिर्फ इसको बोलना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपके सामने एकदम परोस के ला के दे देगा। किसी भी कोचिंग में कहीं भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है इसके बाद। अब यहाँ से मैं आपको आर्ट एंड कल्चर का कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। Early Buddhist stupas, while depicting folk motifs and narratives,
सक्सेसफुली एक्सपाउंड बुद्धिस्ट आइडियल, मतलब मोटिव्स और नरेटिव दिखाने के अलावा बुद्धिस्ट आइडियल को भी वो शो करते थे। अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखा है मस्त। यहाँ पे इंट्रो हो गया, यूज ऑफ फॉक मोटिव इन स्तूपा आर्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ लोकल फ्लोरा एंड फाउना, डिपिक्शन ऑफ जताका टेल्स, नरेटिव स्टोरी टेलिंग थ्रू स्कल्पचर, इसका जो सीन ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा। ऐसे देखिए 4, 5 पॉइंट और उसके अंदर 2 पॉइंट, 10 पॉइंट आपके पास हो गए। आप थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देंगे पूरा एग्जाम्पल के साथ, तो ये हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया। तो आप बुद्धिस्ट आर्ट के बारे में आपको पूरा पता चल गया, आपको एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ने की नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कहीं से वैल्यू एडिट करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। पाला पीरियड इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म इन इंडिया, इनूमरेट। पाला पीरियड का उसमें आपको दिया है कि कब कब था और क्या क्या था। ये आपका इंट्रो हो गया। इसका की कंट्रीब्यूशन पाला पीरियड का, तो इसमें देखिए पहले दिया है पैट्रोनेज ऑफ महायान एंड वज्रयान, उसके अंदर महायान के लिए इसने क्या किया, वज्रयान के लिए क्या किया, उसका इम्पैक्ट भी दिया है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर मोनास्टिक यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, महावीरा, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म बियॉन्ड इंडिया, उसके अंदर दो पॉइंट, 5, 6। अगर आप चाहते हो कि 6 पॉइंट से ज़्यादा और लिखना तो आप नीचे एक और आप प्रॉम्प्ट दो कि मुझे गिव मी मोर पॉइंट्स, तो ये आपको 6 के जगह पे 10 पॉइंट देगा। व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोर रिलेवेंट टुडे एंड वाई। अब यहाँ पे 4 नोबल ट्रूथ, 8 पोल पाथ, इम्परमिनेंस ऑफ लाइफ, पूरा एकदम आपको 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। अगर आपको और लिखना है कि और पॉइंट चाहिए तो आप नीचे एक प्रॉम्प्ट दे दो कि मुझे और चाहिए। तो ये इससे अच्छा नोट्स आपको और इससे अच्छा कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं होगी। ये आपका GS1 के लिए हुआ। GS1 में अभी आपका ज्योग्राफी भी होता है, सोसाइटी भी होता है। तो सोसाइटी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉम्प्ट मैंने दिया है। अब देखिए सोसाइटी के लिए मैंने क्या किया है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, सो नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। प्लीज इंटीग्रेट इट विथ एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, एनी रिपोर्ट एंड इंडिसेस, क्योंकि सोसाइटी में रिपोर्ट एंड इंडिसेस भी आता है। तो आपको अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि इस ये वाले सब्जेक्ट में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा। रिपोर्ट एंड इंडिसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल और एनी फ्रेमवर्क, क्योंकि ये GS2 का भी पार्ट है, तो इसमें मैंने डाल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल और फ्रेमवर्क भी डालो, साथ में केस स्टडी डालो। मेक द आंसर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइट एग्जाम्पल एंड वट एवर नेसेसरी रेलिवेंट फैक्ट्स आर देयर। फॉलो अबव गाइडलाइंस इन ऑल द क्वेश्चन आई विल आस्क। उसने समझ लिया कि हाँ मुझे ये करना है। अब इसका क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, हाउ डज इट इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल सिस्टम। ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो पहले इसने इंट्रोडक्शन दिया है, रीजनलिज्म क्या होता है। आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वही मैं बोल रहा था कि अगर कहीं अच्छा आपको इंट्रो मिल गया तो बस आप इसके जगह पे स्टिकी नोट्स लगा के कि हाँ इसके जगह पे मैं ये इंट्रो डालूंगा। अब देखिए, फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ रीजनलिज्म, historical and cultural diversity, economic disparity, linguistic and ethnic identities। चौथा पॉइंट, पॉलिटिकल एस्पिरेशन, गवर्नेंस डेफिसिट एंड सेंट्रलाइजेशन, माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। और हर चीज़ का देखिए एक एग्जांपल दिया है। ग्लोबलाइजेशन एंड रीजनल एस्पिरेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। ये देखिए क्वेश्चन को भी ब्रेक कर दिया है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म, इमरजेंस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यहाँ पे एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल 73, 74 अमेंडमेंट भी दिया। थ्रेट टू नेशनल यूनिटी, पॉलिसी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रीजनल इंटरेस्ट। तो ये जो आप आंसर लिखोगे इसका मतलब अगर 15 मार्क्स का है तो 8-9 नंबर आराम से आपको मिलेगा। और सिर्फ आपको यही पढ़ना है। ये आपने रीजनलिज्म पढ़ा, रीजनलिज्म का ये नोट्स हो गया। पॉलिटिकल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन हैं रीजनलिज्म के, तो उस पर आप पूरा जितने भी वैरायटीज़ के क्वेश्चन हो सकते हैं रीजनलिज्म के वो आपका सारा कवर हो गया। इसमें करंट अफेयर्स भी कुछ दे दिया है अलग से। तो इसको मैंने लास्ट में इसने फैक्ट और जो एग्जाम्पल दिए थे अलग से दिए थे, तो मैंने इसको यहाँ पे सिंपल सा बोला कि डोंट राइट रेलेवेंट फैक्ट एंड एग्जाम्पल आफ्टर कंक्लूजन,
कंक्लूजन के बाद मत लिखो, इंटीग्रेट इन द मेन बॉडी एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एग्जांपल। तो आप इसको यहाँ पे ट्रेन कर रहे हो कि भाई मुझे अलग से नहीं चाहिए, ये जो भी तुमने दिया है तुम उसी में इंटीग्रेट कर दो बॉडी में। फिर उसने जो क्वेश्चन लिखा है देखिए यहाँ पे पूरा इंटीग्रेट करके एकदम अच्छे से उसका एग्जाम्पल भी सब कुछ इसी में इम्प्लीमेंट करके दे दिया। तो आपको ऐसे ट्रेन करना है। अगर आपको नहीं प्रॉम्प्ट समझ में आ रहा है तो आप सेम यही यूज कर सकते हो जो मैंने यूज किया है, आप ये भी यूज कर सकते हो, या आपको इससे अच्छा और कोई प्रॉम्प्ट समझ में आ रहा है तो वो यूज कर सकते हो। तो ये आपका सोसाइटी के लिए हो गया। ऐसे ही सेम ज्योग्राफी के लिए मैं दिखाता हूँ आपको। अब ज्योग्राफी के लिए देखिए मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC GS1 ऑफ मेंस, ये चीज़ है। आई विल आस्क ऑन दिस टॉपिक, सेम आंसर वैसे ही देना है एंड सारा सब कुछ इंटीग्रेट करके देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए पुराना क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक। तो इंट्रोडक्शन एक दिया है, प्राइमरी रॉक क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक में आपको 5 पॉइंट दिया है, और कितने टाइप्स क्या होते हैं ये आपका 6 पॉइंट दिया है। तो लगभग 11 पॉइंट हो गया है, सबका एग्जाम्पल दिया है। अगर आपको लगता है कि आपको और पॉइंट चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि गिव मी मोर पॉइंट्स फॉर दिस एंड फॉलो दिस फॉर ऑल द क्वेश्चन। तो आप सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन आप देख लीजिए ज्योग्राफी के, डिस्कस द जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरकम पैसिफिक जोन। तो इसका इंट्रोडक्शन दिया है, सरकम पैसिफिक जोन कहाँ, उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। इसका जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिया है, ये देखिए इसमें 5-6 पॉइंट, और उसका एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिया है, तो ये आपका कम से कम 8-10 पॉइंट हो गया। तो इसमें अगर कुछ आपको, जैसे कि इसने सिर्फ अभी कैरेक्टरिस्टिक्स दिया 8-10 पॉइंट, तो इसमें अगर आपको चाहिए कि मुझे एक और डायमेंशन ऐड करना है तो इसके नीचे प्रॉम्प्ट डाल दीजिए कि ऐड सम अदर डायमेंशन फॉर द अबव क्वेश्चन। तो उसमें 1-2 डायमेंशन जो और होगा वो भी ऐड करके आपको क्वेश्चन दे देगा। अब ये देखिए, ये आपका पिछले साल मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था 2023 या 24 में। हाउ आर द फियोर्ड्स फॉर्म, why do they constitute some of the most picturesque areas of the world। अब फियोर्ड क्या होते हैं उनके बारे में दिया है, कैसे फॉर्म हुआ है इसका 3-4 पॉइंट दे दिया है। अब उसका क्यों बहुत ज़्यादा मोस्ट पिक्चरस्क एरियाज़ होते हैं तो उसके बारे में 3-4-5 पॉइंट दे दिया। अगर आपको और चाहिए पॉइंट तो आप नीचे डाल सकते हो। तो ये जो नोट्स है आपका हर टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि पिछले 40 साल में आपको हर टॉपिक पर UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हर टॉपिक का आपके पास नोट्स हो जाएगा। यही आपका ब्रह्मास्त्र है, इसके अलावा आपको कोई कोचिंग कहीं किसी चीज़ की भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये आपका GS1 हो गया। अब आपको मैं GS2 का दिखाता हूँ। अब देखिए GS2 में मैंने क्या प्रॉम्प्ट दिया है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC GS2 इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन मेंस, so I will ask question regarding it. Please try to answer the question in a structured way with heading and subheading, highlighting important points in it, and with integrating important articles of Constitution, Supreme Court judgment and other relevant current affairs एग्जाम्पल्स टू मेक द आंसर लुक गुड। अब चूंकि ये GS2 का है तो GS2 में हमें क्या चाहिए होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ चाहिए होगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चाहिए होगा। तो इसमें मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया ऐसा दिया। अब एग्जाम्पल इसका एक क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ये है, डेफिनेशन दिया है, और उसके बाद की फीचर्स दे दिया है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इसका सोर्स के बारे में बताया, कहाँ कहाँ से इसने लिया है ना। और फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इसके बारे में और करंट अफेयर्स का इसने इंटीग्रेशन कर दिया है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आप हर टॉपिक का जो भी है मेंस में बेस्ट आपको आंसर मिलेगा। सिर्फ आपको ऐसे प्रॉम्प्ट देना है। अगर आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है, आपको अच्छा आंसर नहीं लग रहा है, तो अगले में बस बोलना है कि मुझे ये चीज़ें और ऐड करके दो, है ना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई योर व्यूज़। अब रिव्यू करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा।
तो यहाँ एक इंट्रोडक्शन दिया है, आर्गूमेंट फॉर द रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्गूमेंट फेवर में दिया है कि क्यों, क्योंकि चेंजिंग सोशल डायनामिक्स, एवोल्यूशन ऑफ राइट्स, सोशल इनइक्वालिटी, मतलब जैसे टॉपर्स लिखते हैं एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में आपको नोट्स पूरा ये मिल जाएगा। फेडरल इम्बैलेंस, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, उसमें आर्टिकल भी दिया है एग्जाम्पल, कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, फर्स्ट फॉर द पोस्ट सिस्टम, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ओवररीच, डिजिटल एज, नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। और फिर उसके बाद आर्गूमेंट अगेंस्ट द रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आर्गूमेंट क्यों नहीं दिया है कि रिव्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबिलिटी, अमेंडमेंट प्रोसीजर इसका कैसा है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ऑलरेडी ए कॉम्प्लेक्स एंड एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट, इसका कुछ एग्जाम्पल दे दिया है। अब आपको क्या चाहिए, यही कोचिंग में नहीं बताया जाता है कि अगर इतना चीज़ मैंने बता दिया है तो उसमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट हमें कैसे लिखना है, वो आज आपको यहाँ पर दिख रहा है। इंडिया एंड यूएसए आर टू लार्ज डेमोक्रेसी, एग्जामिन द बेसिक टेनेंट्स ऑन विच टू पॉलिटिकल सिस्टम आर बेस्ड। अब यहाँ पे देखिए, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसका 3 पॉइंट, यूएसए में उसका 3 पॉइंट, फिर सेपरेशन ऑफ पावर और फ्यूजन ऑफ पावर पे दिया है 3 पॉइंट, फिर फेडरलिज्म पे ऐसे करके आपका बनाया है कि इंडिया कौसी फेडरल है, इसमें यूएसए प्योर फेडरल है, उसके बारे में नीचे हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर क्या है, जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट, हर चीज़ पे आपको दोनों का कंपैरिजन करके दे दिया है। एनालाइज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ नोशन ऑफ इक्वालिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यहाँ पे भी नोशन ऑफ इक्वालिटी क्या है यूएसए के कंटेक्स्ट में और इंडिया के कंटेक्स्ट में। ऐसे आपको हर क्वेश्चन, बस अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये पॉइंट मुझे नहीं अच्छा है तो नेक्स्ट आप बोल दीजिए कि अगली बार में मुझे ये चाहिए। ऐसे ट्रेन होता है यहाँ पर आपका ChatGPT AI, इसके पास पूरा ब्रह्मांड का जितना अभी डाटा है मोस्टली सब है इसके पास, आपको सिर्फ इसको देना है, किसी कोचिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट सेफगार्ड्स आर देयर अगेंस्ट पॉसिबल मिसयूज। अब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ इंडिया के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, तो नेचर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपका इसमें देखिए 4 पॉइंट, और उसके अंदर भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सेफगार्ड क्या है उसके अगेंस्ट में, है ना, पूरा देखिए, एक जजमेंट दिया है, पूरा जजमेंट दिया है, आप इसको एग्जाम्पल के साथ लिख लेंगे। अब आप ये बताइए कि ये जो नोट्स है क्या किसी टॉपर की कॉपी या टॉपर के नोट्स से कम है, उससे उतना नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको सिर्फ अब इसको पूरा रट के जाना है, बस क्वेश्चन लिख देना है मेंस में। ये GS2 के लिए हो गया। GS3 के लिए मैं आपको बताता हूँ। अब GS3 के लिए देखिए, क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिख दिया था, डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर LPG रिफॉर्म, व्हाट स्ट्रक्चरल चेंजेस डू यू थिंक हैव बीन टेकन इन द इकोनॉमी। तो अब इसको मैंने क्या किया है, इंटीग्रेट विथ करंट अफेयर्स एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें आपका GS3 है तो एग्जाम्पल और डाटा बहुत आना चाहिए। करंट अफेयर एग्जाम्पल्स, डाटा, गवर्नमेंट स्कीम्स, international indexes, case study to make this a GS3 answer of UPSC. Also structure the answer in intro, body and conclusion. Highlight important facts, data, examples. अब इसका आंसर देखिए, इंट्रो, बॉडी में 3 है, 4, 5 है, लगभग 6-7 पॉइंट है। कंक्लूजन आपको एक अच्छा सा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकाउंट फॉर फेल्योर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग द गोल्स ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, सजेस्ट मीजर्स फॉर द मोर लेबर इंटेंसिव रैदर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट। इसका देखिए इंट्रोडक्शन, रीजन फॉर फेल्योर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसका एक, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, फिर मीजर्स टू प्रमोट मोर लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, फिर इसका भी देखिए 4, 5, 6 पॉइंट, दोनों को अलग अलग बाइफर्केट करके पूरा दोनों आपका सॉल्व किया है, उसके बाद एक कंक्लूजन दे दिया है। तो ये आपका GS3 के लिए हुआ। GS4 के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सेम आप GS4 के लिए भी आप बना सकते हो प्रॉम्प्ट कि GS4 मेंस का सब्जेक्ट है एंड आई वांट यू टू आंसर इन स्ट्रक्चर्ड वे, इंक्लूड इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, गिव एग्जांपल्स फॉर एवरी पॉइंट, इंक्लूड एथिकल थ्योरीज एंड फिलोसफर्स नेम इन द क्वेश्चंस एंड फॉलो दिस फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ऐसे करके आप GS4 के लिए आप देखो ये बनाया है आंसर पूरा आपका। सेम इसी तरीके से अप्लाइड एथिक्स है या फिर केस स्टडीज़ है, सेम इसी तरीके से आप उसको भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। ऐसे भी आप इससे सेम उसी तरीके से कर सकते हो। आप ऐसे भी देखो यहाँ पे, राइट एन एसे ऑन हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वॉन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन इन 1200 वर्ड फॉर UPSC।
आप ऐसे देखो पूरा एकदम 1200 वर्ड में अच्छे से लिख दिया। फिर उसको मैंने फिर बोला कि राइट अ डिफरेंट वेरिएशन इन 1200 वर्ड, तो डिफरेंट वेरिएशन उसको लिख दिया। आप ऐसे प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि मुझे ये ऐसे लिखना है 12 to 1500 वर्ड्स में, साथ में अलग अलग डायमेंशन का यूज़ हो, और साथ में आप ये भी एकदम जो आपका सिलेबस में ऐसे में लिखा हुआ है कि क्लियर कंसाइज टू द पॉइंट, वो भी आगे लिख सकते हो कि राइट द एसे ऑन दिस टॉपिक इन 1500 वर्ड्स, राइट इट इन क्लियर कंसाइज एंड टू द पॉइंट, integrate different dimension to make the answer look good, to make the essay look good, write any antithesis or any anti view of the essay। ऐसे करके आप प्रॉम्प्ट दे दोगे तो वो आपका एस्से भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एस्से के लिए आप पिछले 5 साल का एस्से उठाओ, एक पेपर में आपका 8 एस्से होता है, तो 5 साल में टोटल 40 एस्से हुआ। 40 एस्से ऐसे ही दे के प्रॉम्प्ट आप पूरा सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा कि एस्से के लिए हमें कैसे लिखना होता है, हम क्या पॉइंट नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि एस्से जब हम कोई लिखने के लिए बोलता है तो हमारे दिमाग में पॉइंट ही नहीं आता है, हम कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से ख़त्म करें। इसमें आप ईजिली आप 40 एस्से जब पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ऐसे एनेक्डोट आप उसमें ये भी दे सकते हो कि राइट द इंट्रो विथ एनेक्डोट, और उसी से रिलेटेड कुछ आपका कंक्लूजन रहे एस्से का, तो एक अच्छा सा एनेक्डोट से स्टार्ट करेगा। आप जितने वेरिएशन चाहते हो, जो चाहते हो अपने एस्से में हो, आप सब उसको प्रॉम्प्ट दीजिए, आपको अच्छे से वो बना के देगा। और ये सिर्फ आपको 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में सारा कंप्लीट हो जाएगा, GS 1, 2, 3, 4 और एस्से। इसके बाद ना आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत है, ना किसी कहीं पे भी कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना ये नोट्स बना लेना है और साथ में वैल्यू ऐड जो भी एक्स्ट्रा आप पढ़ोगे उसको वैल्यू ऐड करना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नोट्स इनफ हैं? तो मैं आपको एकदम बिल्कुल बता सकता हूँ कि ये नोट्स इनफ हैं, यही आपके मेन नोट्स होने चाहिए। आपने जो भी ये एक्सरसाइज किया है तो इसमें आपका GS 1, GS 2, GS 3, GS 4 या फिर एस्से, तो GS 1 हार्डली आपका ये पूरा 200 पेज के अंदर आ जाएगा। मैंने जो लिखा था उसको पूरा ये सारे क्वेश्चन 160-170 पेज में आ गया था, तो चांसेस है आप भी अगर लिखोगे तो 160 to 170 पेज में आ जाएगा। और ये नोट्स इनफ है, क्योंकि 40 साल में आपका जितना भी आपका क्वेश्चंस या टॉपिक्स UPSC के लिए इम्पॉर्टेंट था वो मोस्टली कवर हो गया होगा। आपके सिलेबस का हर एक टॉपिक इन 40 साल के PYQs में कवर हो जाएगा, और आपको पता भी चलेगा कि कैसे इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर कुछ टॉपिक्स आपको इसमें छूटा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब चांसेस है कि UPSC उस पर क्वेश्चन और पूछ सकता है। दूसरी बात, अब आप सोच रहे होंगे कि 40 इयर्स का PYQ हमें कहाँ से मिलेगा। आप किसी भी कोचिंग का अगर आप देख सकते हो, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सिनॉप्सिस IAS का आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ फ्री रिसोर्सेज में आपको जनरल स्टडीज़ PYQ है, वहाँ पे आपका 1985 से लेके 2024 का पूरा PDF GS 1, 2, 3, 4 एक में ही आपका पूरा मर्ज करके वो पूरा PYQ बनाया है सर ने, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अभी आप ये सोच रहे होगे कि इतना सारा PYQ हम एक एक कैसे टाइप करेंगे ChatGPT में, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो उसका भी आपको मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। आपको ChatGPT अपने फ़ोन में खोलना है, और फ़ोन में आपको या तो टाइप करने का ऑप्शन आता है या तो स्पीक, आप बोल के उसको डिक्टेट कर सकते हो। तो आपको बस यही करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं आपको स्पीक वाले पे डाल के आप अपना बस PDF से उस क्वेश्चन को पढ़ लो। हार्डली आपको 30 to 40 सेकेंड लगेगा उस PDF को, उस क्वेश्चन को पढ़ने में, और 1 से 2 मिनट में आपका वो ChatGPT पूरा आंसर लिख देगा। तो आपको 3 मिनट में एक क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस हिसाब से आप 1 घंटे में करीब 20 क्वेश्चन कर पाओगे। और मैंने इसलिए बोला था कि 1 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि हमारा टोटल जो अगर आप देख लोगे 40 साल का टोटल क्वेश्चन होता है, तो 40 into 20 800 GS 1, 800 GS 2, 800 GS 3 और 300 क्वेश्चन के आसपास में GS 4 में है, तो टोटल 2700 क्वेश्चन के आसपास होता है। तो अगर आप डेली 100 क्वेश्चन ऐसे ही इसमें डिक्टेट करोगे, मतलब आपको लगभग 5 घंटे डेली लगेगा, तो 5 घंटे में आप डेली 100 क्वेश्चन कर लोगे, तो उसमें आपको टोटल 27 डेज में आपका पूरा GS 1, 2, 3, 4 या आपका पूरा नोट्स क्लियर हो जाएगा। आपको और कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है
कि इसमें बहुत सारे लोग बिगिनर होंगे, कुछ लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और कुछ लोग इस साल आपको मेंस देना है। तो सबसे पहले मैं बिगिनर के लिए बता दे रहा हूँ। कोई भी बंदा जो आज पहला दिन है, बस सोच लिया है कि उसे यूपीएससी के लिए करना है तैयारी, उसको भी यही करना है पहले ही दिन से। नेक्स्ट 27 डेज में आप GS 1 2 3 4 का पूरा ऐसे ही करके आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। आप उस नोट्स को एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। तो मतलब मैंने आपको बताया GS 1 अराउंड 200 पेजेस का होगा, GS 2 200 पेजेस, 3 200 और GS 4 भी आपका 100 पेज के आसपास में पूरा नोट्स आपका हो जाएगा। तो टोटल 6 7 800 पेज में आपका GS 1 2 3 4 हो जा रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप सही से पढ़ाई करोगे तो डेली एटलीस्ट 75 to 100 पेजेस आप पढ़ लोगे एक दिन में, तो आपका पूरा GS 1 2 3 4 आपका 8 से 10 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो बिगिनर है उनको ये करना है, आपका नोट्स कंप्लीट हो गया है, अब आगे से आपको जो भी पढ़ाई करनी है, कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक उठा रहे हो तो आपको बस देखना है, आपने PYQ ऑलरेडी कर लिया है तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और आंसर कैसे लिखा जाता है। तो उसमें आपको कोई भी आप टॉपिक पढ़ो, उसमें बस आपको ये देखना है, ठीक है एक बार मैं समझ गया। आप NCERT या किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड बुक से, एक बार आप बस टॉपिक को समझ लो। दूसरी बार में अगर आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, अगर ये मैं पढ़ रहा हूँ तो इसमें इंट्रो मैं कुछ बना सकता हूँ क्या, नहीं बन रहा है, ठीक है वो पूरा यूज नहीं है। बॉडी में मैं यहाँ से कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स ले सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं कंक्लूजन कुछ अच्छा बना सकता हूँ क्या। तो आपका जो स्टडी हो जाएगा पूरा एकदम फोकस्ड हो जाएगा। कोई भी बुक पढ़ेंगे आपको अगर पहले 20 दिन लगेगा, वो आप 5-6 दिन में पूरी बुक कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन इस हिसाब से आप पढ़ाई कर रहे हो। और साथ में अगर आप करंट अफेयर भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको सिर्फ यही देखना है कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो क्या मैं ये GS 1 2 3 4 में कहीं इंट्रो डाल सकता हूँ, अगर वो टॉपिक से रिलेटेड है तो क्या मैं यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट ले सकता हूँ जिसको मैं अपने बॉडी में डाल सकता हूँ, जो ऑलरेडी मेरा नोट्स बना हुआ है उसमें मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स बहुत यूनिक है उसको मैं डाल सकता हूँ, और कुछ कंक्लूजन ऐसा दिख गया न्यूज़पेपर रीडिंग या करंट अफेयर से तो उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपका जो नोट्स होगा पूरा वैल्यू एडेड होके एकदम परफेक्ट हो जाएगा कि जो आप जाके उसको पढ़ के सीधे आप मेंस के लिए डायरेक्ट आप एग्ज़ाम दे सकते हो। दूसरा, जिन लोगों को नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना है, मतलब ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो उनको तो बेसिक ऑलरेडी नॉलेज होगा। आपको भी ये 27 डेज में ये पूरा आपका नोट्स बनाने के बाद ChatGPT से आप जो भी करंट अफेयर पढ़ोगे या फिर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हो तो आपको पूरा उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा डिटेल में PhD करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी पढ़ो, उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि आपका यहाँ से कुछ इंट्रो मुझे मिल सकता है क्या मेरे नोट्स को और अच्छा करने के लिए, यहाँ से बॉडी में मैं कुछ और अच्छा डाल सकता हूँ क्या, यहाँ से मैं कंक्लूजन कुछ और अच्छा ले सकता हूँ क्या। बस आपका पूरे साल आप इस नोट्स को रिवाइज करोगे और जहाँ से भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो वहाँ से कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप स्टिकी नोट्स लगा के आप आराम से अपने नोट्स को वैल्यू एडिट कर सकते हो। तो ये आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपको कहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई जो तीसरा जो एस्पिरेंट है जो मतलब प्रीलिम्स निकल गया है, अभी उनका मेंस मतलब लिखना है इस बार 2025 में, और उनको पता नहीं है कि मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, अभी क्या करना है, तो उनके लिए बस यही चीज़ होगी कि अगर आप जो बिगिनर और जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, अगर वो 5 घंटे में आपको डेली ChatGPT का यूज करके नोट्स बना रहे हैं तो आप 10 घंटे में बनाओ, तो जो नोट्स आपको 27 डेज में बनना होगा वो 14 डेज में बन जाएगा। 14 डेज में बन जाएगा तो आपका नेक्स्ट 15 जुलाई तक आपका पूरा नोट्स कवर हो गया। और आपको GS 1 2 3 4 के लिए टोटल 800 पेजेस पढ़ने हैं और आप उसको हर 2 दिन में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 2 दिन में GS 1 खत्म हो जाएगा, 2 दिन में GS 2। तो ऐसे करके आप 15 जुलाई से लेके अगले 15 अगस्त तक 3-4 बार आप रिवीजन कर लोगे GS 1 2 3 4 का। और जो बाकी के 5-6 दिन है, 22 से आपका मेंस का पेपर होना है, बाकी के 6 दिन में आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर लो।
सेम उसी पैटर्न पर जैसे आपका एग्जाम में होने वाला है कि एक दिन में मैं 2 टेस्ट लिखूंगा, फिर अगले दिन भी 2 टेस्ट लिखूंगा, तो ऐसे आपका आंसर राइटिंग भी हो जाएगा। जिसको एकदम, और बाकी जो बहुत सीरियस है वो तो ऑलरेडी उनका नोट्स बना हुआ, उनको लिए कुछ है नहीं। ये इनके लिए है कि जो इस बार मेंस देना है और उनको अभी भी नोट्स नहीं बना है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो इस तरीके से मैं इतना बोल सकता हूँ कि जितने भी लोग आप इस साल मेंस देंगे, आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि उनसे अच्छा आप आंसर लिख पाओगे। और मेंस कुछ नहीं है, आपकी इतना नॉलेज है, किसी को क्या आता है, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ वो 20 क्वेश्चन उस 3 घंटे में जाके लिखना, बस वही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वो आपको इस नोट से पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने इसको पिछले साल के भी, आपके 2024 के भी PYQ को मैंने जब इससे देखा था, तो अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको एकदम नोट से ही सीधे आप कहीं ना कहीं उसको करके कर सकते हो। बाकी 3-4 क्वेश्चन कुछ करंट अफेयर बेस होते हैं, कुछ बिल्स के, नए बिल्स के होते हैं, तो वो तो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा मेहनत करके उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन ये है कि अगर आपने इतना कर लिया तो आप एक रेस में आ जाओगे कि आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। आप इतना सोचने लगोगे सिर्फ इतने दिन की पढ़ाई में। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि क्या ये सही है, क्या है। आप टॉपर्स कॉपी पिछले साल के, इस साल के कहीं भी कोचिंग से मिले, आप AIR 1 की कॉपी उठाना और आप अपने नोट्स देखना, और फिर देखना कि क्या आप उनसे अच्छा लिखे हो कि नहीं लिखे हो। आपका एक चीज़ और प्रूव हो जाएगा, जो बिगनर है और जिनको अगले साल देना है, कि अभी आपको मेंस होने वाला है, अगस्त में आपका मेंस होने वाला है। आपने उससे पहले ही ये सारा काम कर लिया है, तो आपको पता रहेगा। आप जब मेंस का पेपर आएगा, आप चेक कर लेना इस नोट से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए अभी आपके पास 1 साल है और वैल्यू ऐड करके थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। तो ये था दोस्तों एक मेरा ब्रह्मास्त्र, जो मैंने बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मेन मैटर क्या है। और कोचिंग में ये चीज़ें कभी नहीं बताई जाएंगी, आपको बहुत सारे ज्ञान मिल जाएंगे, लेकिन आपको आंसर कैसे लिखना है एग्जैक्ट टू द पॉइंट और अच्छे अच्छे वर्ड्स में, आपको वो नहीं बताया जाएगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना लाइक कीजिए, इतना शेयर करिए कि ये इतना वायरल हो जाए कि ये देश के हर कोने में जो भी एस्पिरेंट बैठे हों उनके पास पहुंच जाए। अगर उनके पास उतना नहीं है कोचिंग अफोर्ड करने के लिए, या फिर वो नहीं आ सकते दिल्ली, तो वो वहाँ अपने घर बैठे ही पूरी प्रिपरेशन कर सके। साथ में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे बहुत मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।